नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्लेटोज़ थ्योरी ऑफ आइडियाज़। उससे पहले हम कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। बात है ग्रीस की। ग्रीस में दो स्टेट्स थी, एथेंस और स्पार्टा। इन दोनों की वार चल रही थी और एट द एंड पेलोपोनेशियन वार में जो एथेंस हैं वो स्पार्टा से हार जाते हैं। और एथेंस वही स्टेट है जहाँ से जो अपने प्लेटो या फिर सोक्रेटिस बिलोंग करते थे। एथेंस एक डेमोक्रेटिक स्टेट थी और जो स्पार्टा थी वो एक मिलिट्री स्टेट थी। और जैसे ही पेलोपोनेशियन वार से जो एथेंस हैं वो हारते हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ का इम्पैक्ट रहता है प्लेटो पे और उसकी पूरी फिलॉसफी पे। दूसरा जो रहता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद भी जब सोक्रेटिस यानी सोक्रांत के ऊपर जो फॉल्स चार्जेस लगाए जाते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में जो जेलर होता है वो सोक्रेटिस का स्टूडेंट होता है और वो उनको मौका भी देता है कि आप यहाँ से भाग सकते हो और आप अपनी जान बचा सकते हो। लेकिन फिर भी सोक्रेटिस ऐसा नहीं करते हैं, वो जहर पी के वो मर जाते हैं। तो इस चीज़ का भी इम्पैक्ट प्लेटो पे रहता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए, और तभी उनको एंटी डेमोक्रेट भी बोला जाता है और वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। तो ये दो चीज़ें देखी जिसका इम्पैक्ट रहता है प्लेटो पे। पहला जो है पेलोपोनेशियन वार्स, जिसमें एथेंस जो है हार जाते हैं मिलिट्री स्पार्टा से। दूसरा जो सोक्रेटिस की जो डेथ होती है, पेनफुल डेथ, उसके बारे में। तो जहाँ पे सोक्रेटिस को मौका भी था उसके पास कि वो अपनी जान बचा सकते हैं और निकल सकते हैं जेल से, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने जो जहर था उसको पिया। और इसके बाद एक बहुत ही फेमस थिंकर है, वो बोलते हैं कि प्लेटो अगर वहाँ सोक्रेटिस से अगर जहर ना पीते तो वो मर जाते। कहने का मतलब ये है कि अगर प्लेटो वहाँ पे जहर नहीं पीते तो वो अपनी जो उनकी फ़िलॉसफी थी वो उससे कंप्रोमाइज़ कर जाते। और जब अपनी फ़िलॉसफी जो उनका दर्शन था, जो उनके विचार थे स्टेट को लेके, जस्टिस को लेके, वो सारा उसके साथ वो कंप्रोमाइज़ कर देते और उनको कोई इतना याद नहीं रखता। लेकिन वो कहते थे कि अगर मैं जहर पी के मर रहा हूँ, मेरे जो अपने प्रिंसिपल्स हैं, जो फ़िलॉसफी है, और उसको मैं ही नहीं मानूंगा तो जो आने वाले लोग होंगे वो कैसे मानेंगे। तो उन्होंने अपनी फ़िलॉसफी को इतनी इम्पोर्टेंस दी कि अपनी लाइफ भी इन्होंने गंवा दी। तो इसीलिए उनकी जो फ़िलॉसफी है आज भी वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत मानी जाती है। तो इस चीज़ का असर प्लेटो पे है, और प्लेटो जो सोक्रेटिस हैं उनके स्टूडेंट हैं। तो जो भी प्लेटो के वर्क्स हैं, जैसे 386 BC में उन्होंने रिपब्लिक लिखी हुई है, 360 BC में स्टेट्समैन, 347 दी लॉज, ये 3 मेन बुक्स हैं उनकी। और जो अर्ली या फिर मैच्योर फिलॉसफी है प्लेटो की, वो सोक्रेटिस से ही प्रभावित है। जो भी सोक्रेटिस के जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो उन्होंने टीचिंग्स दी हैं, जो भी डिबेट्स की लोगों के साथ, जस्टिस वगैरह, थ्योरी ऑफ आइडियाज़, इन सब का जो इम्पैक्ट है वो, या फिर ये सारे जो वर्क्स हैं ये हमें प्लेटो के थ्रू हमें जानने को मिलते हैं। तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है रिपब्लिक, जो 380 BC में लिखी गई है। उसके बाद थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे थिंकर्स थे, पर्सनालिटीज़ थी जिनका इम्पैक्ट है प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ है उसको डेवलप होने में। सबसे पहले स्टार्ट होते हैं थैलेस। थैलेस कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो जो फंडामेंटल पार्टिकल है, तो वो कहते हैं कि वाटर है। तो आज तो इसको रिजेक्ट कर दिया हुआ है कि वो कहते हैं कि पानी से ही शुरुआत हुई है, सारी लाइफ फॉर्म है जो पानी से आई है। कुछ भी चीज़ डिज़ोल्व होती है तो वो पानी में मिल जाती है। उसके बाद एनाक्सिमेंडस, उसके बाद जो पाइथागोरस आते हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम जो हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि नंबर्स ही सबसे जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो है। उसके बाद है ना हेराक्लिटस, मेन एक ये, उसके बाद परमेंडिस, उसके बाद सोक्रेटिस, इन 3 का। और उसके बाद जो सोफिस्ट हैं, उसके साथ साथ जो सोफिस्ट स्कूल हैं, जो सोफिस्ट कहते हैं कि जो मटेरियलिज्म है वो ज़्यादा उनका फोकस है मटेरियल गेन्स पे और इंडिविजुअलिज्म पे। वो मैन को सेंटर में देख के बात करते हैं कि एवरीथिंग इज़ फॉर ह्यूमंस, और मैन को मटेरियलिज्म पे फोकस करना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म पे, और हैप्पीनेस
उनके अकॉर्डिंग अगर हैप्पीनेस पानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर एक्वायर करो और मनी। तो इस चीज़ के सोक्रेटिस या फिर प्लेटो इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट थे। उसके बाद जो हेराक्लिटस हैं, हेराक्लिटस कहते हैं कि जो भी पूरा वर्ल्ड है एक फ्लक्स की स्टेट में, इन द स्टेट ऑफ चेंज। वो कहते हैं कि जैसे आज कोई भी चीज़ है और ये कल ऐसी नहीं रहेगी, और जो कल होगी वो परसों नहीं रहेगी। जैसे वो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जैसे एक नदी है, तो एक नदी में इंसान कोई 2 बार नहीं जंप कर सकता, यानी कि अभी जिस नदी में, जिस पानी में वो जंप करेगा और वापस निकल के जंप करेगा, वो पानी निकल चुका होगा। तो इसमें वो बोलते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी जो क्रिएशन है वो क्या है, इन स्टेट ऑफ चेंज है। जैसे एक एग्जांपल हम अगर ह्यूमंस की लें, ह्यूमन बॉडी, हमारा जो RBCs है उनकी लाइफ है 120 डेज़ RBCs। तो अगर हम इसको एक रफली अगर हम बोलेंगे तो 7 ईयर्स में हमारे जो एक सेल जो है वो चेंज होता है। यानी जो हमारे सेल्स हैं, आज जो हमारी बॉडी है वो 7 साल के बाद कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। जो आज का जो सेल है वो 7 साल बाद एक भी नहीं देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं कि वो एक हर चीज़ जो है क्या है, इन द स्टेट ऑफ चेंज। उसके बाद जो परमानेंट है बोलते हैं परमानेंस, बोलते हैं कि हर चीज़ परमानेंट है। वो बोलते हैं जो भी चेंजेस आ रहे हैं इंसानों में या किसी भी चीज़ में, वो एक सुपरफिशियल चेंजेस हैं। ओवरऑल जब देखा जाए ह्यूमंस जो अगर चेंज तो हो रहा है, एज बढ़ रही है, मेमोरी तो वही है, जो इंसान है वो तो वही रहेगा। तो बोलते हैं जो भी चेंजेस आ रही हैं वो सुपरफिशियल है, और जो मेन उनका जो कंसेप्ट बोलते हैं कि परमानेंट, एवरीथिंग इज़ परमानेंट। इन चीज़ों, इसके बाद जो सोक्रेटिस हैं इनका इन पे इम्पैक्ट रहता है, जैसे जस्टिस की थ्योरी और ये सारा जो हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद प्लेटो अपनी एक थ्योरी देते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ आइडियाज़। इसमें वो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, डाइकोटोमी ऑफ एग्जिस्टेंस, वो इसमें बिलीव करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि चेंज, हेराक्लिटस वो चेंज में बिलीव करते हैं, और जो परमानेंस हैं वो परमानेंस में। लेकिन इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके प्लेटो ने बहुत अच्छे से समझाया है। वो बोलते हैं कि जो एग्जिस्टेंस है उसको डाइकोटोमी के थ्रू समझाते हैं, यानी डाइकोटोमी ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब ये है कि 2 वर्ल्ड्स हैं, 2 दुनिया, एक नहीं है। एक तो जिसमें हम रह रहे हैं, जो फिज़िकल वर्ल्ड है, जो हमें दिख रही है, जो रियलिटी में दिख रही है हमें, और एक और है जो है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। इसको समझाने के लिए वो बोलते हैं कि जैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स के वही जो डाइकोटोमी है, फर्स्ट उसमें आ गया वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, या फिर हम कह सकते हैं वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, यानी स्पिरिचुअल, जो एक मेटाफिज़िकल है, जिसको हम लॉज ऑफ नेचर के थ्रू नहीं समझ सकते, यानी जो एम्पेरिकल सेंसेस हैं हमारी उनके थ्रू हम नहीं समझ सकते। और दूसरा है वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, यानी फिज़िकल वर्ल्ड, और जो हमें अपेयर हो रहा है वर्ल्ड ऑफ अपेयरेंसेस, जिस वर्ल्ड में हम हैं, सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, बुक्स, टेबल, चेयर, और जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो हमारे एम्पेरिकल सेंसेस जो हैं, जो हमें देख सकती हैं, एम्पेरिकल सेंसेस, इसी को एम्पेरिकल वर्ल्ड बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जो भी हमें ये सारा चीज़ें दिख रही हैं वो रियल नहीं है, वो हमें जो दिख रही हैं, लेकिन उनके पीछे क्या है, एक असली क्या है, रियल क्या है, उसके पीछे क्या है, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म। हर एक वो चीज़ जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है उसकी एक कॉपी है इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। यानी कि जो वर्ल्ड ऑफ रियलिटी है, यानी जो फिज़िकल वर्ल्ड है, यानी ह्यूमंस और वगैरह सारी चीज़ें, वो एक रिफ्लेक्शन है, यानी कि वो एक कॉपी है, या फिर एक शेडो बोल सकते हैं, किसकी, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स की, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ की। और उसके बाद अगर हमें वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, यानी वर्ल्ड ऑफ जो फिज़िकल वर्ल्ड है, इससे अगर हमें जाना है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में तो हम कैसे जा सकते हैं, रीजनिंग के थ्रू। और रीजनिंग किस में होगी, हर सोल में होगी। और इस रीजनिंग को अगर बढ़ाना है, अगर हमें वर्ल्ड ऑफ अपेयरेंसेस से वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी यानी वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में जाना है, परफेक्ट वर्ल्ड में जाना है, तो रीजनिंग बढ़ानी पड़ेगी जो सोल में है। और मेथड क्या बताया उन्होंने, डायलैक्टिक्स। इसी चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं एक और डायग्राम के थ्रू।
ये वर्ल्ड जो आ गया, इसको उन्होंने नाम दिया वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, यानी इसको ट्रांसडेंटल वर्ल्ड बोला गया है, जो एक परफेक्ट है, परमानेंट है, एक्सटर्नल है, एटर्नल है, सॉरी, यूनिवर्सल है और आइडियल है। और जो एम्पेरिकल वर्ल्ड है, यानी ये जिसमें हम स्पेस टाइम को नोटिस करते हैं, ये एक इम्परफेक्ट वर्ल्ड है, चेंज होता रहता है, वही जैसे हम पढ़ा इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स है। उसके बाद नॉन यूनिवर्सल, पार्टिकुलर, यहाँ पे यूनिवर्सल और यहाँ पे पार्टिकुलर। उसके बाद जो आइडियल है और ये ऑब्जेक्ट्स दिख रही हैं हमें। इसमें वो बोलते हैं कि जो ट्रांसडेंटल वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है, ये इसी की एक कॉपी है एम्पेरिकल वर्ल्ड जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं। इसमें एक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं कि जैसे ही इंसान का बर्थ होता है, बर्थ से पहले ही सोल एग्जिस्ट करती है, और वो कहाँ होती है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में। यानी कि जो हमारी बॉडी में जो सोल है वो बर्थ से पहले ही बन चुकी होती है, और वो कहाँ होती है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में। और जब वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में होती है तो वो होती है प्योर और परफेक्ट। और जैसे ही वो बर्थ लेती है तो उसमें क्या आ जाती है, बॉडी आ जाती है, यानी सेंसेस आ जाती हैं, एम्पेरिकल सेंसेस, यानी टेस्ट, स्मेल, टच, तो ये सारी चीज़ें। और इसकी वजह से क्या आ जाती है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस आने का कारण क्या है, डिज़ायर्स। और उस वजह से जो सोल है इसी वर्ल्ड में ट्रैप हो जाती है, और यहाँ यहीं पे बर्थ और डेथ, ये एक साइकिल चलता रहता है। और इसी टाइम वो बोलते हैं कि ये जो रीजनिंग है, यानी जो नॉलेज है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ का, तो ये इनेट है, यानी कि वो हर सोल में होगा, लेकिन जब वो बॉडी में आ जाती है, यानी एम्पेरिकल वर्ल्ड में आ जाता है, तो वो एक धुंधला हो जाता है। और साथ साथ में वो एक सोल इसी डिज़ायर में रहती है कि वो वापस वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में जाएगी। और जैसे ही उसको ये याद आता है और जैसे ही उसके पास नॉलेज आ जाता है थ्रू डायलेक्टिक्स या फिर और जो मेथड्स बताए हैं प्लेटो ने, तो वो क्या करती है, अब खुद को लिबरेट करती है और पहुंच जाती है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में। तो यहाँ पे हमें देखने को चीज़ मिलती है कि जो प्लेटो हैं वो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल पे बिलीव करते हैं, और इस वर्ल्ड से कैसे इसको लिबरेट करना है, यानी एम्पेरिकल वर्ल्ड से सोल कैसे लिबरेट होगी, तो वो भी उन्होंने इस चीज़ में उसके बारे में बात की है। और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी और इंडियन फ़िलासफ़ी, जो इंडियन फ़िलासफ़ी यहाँ पे लिबरेशन की बहुत ज़्यादा बात की है। ऑलमोस्ट जो हर एक दर्शन है, जैसे हमारे जो 6 स्कूल्स ऑफ फ़िलासफ़ी हैं, वो हर एक स्कूल बात करता है, या फिर मोस्ट ऑफ द स्कूल जो बात करते हैं लिबरेशन की, ये कैसे लिबरेट कर, निर्वाणा, कवेले जैसे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ये सारी जो फ़िलासफ़ीज़ हैं इंडियन, ये इस पर बात करती है। लेकिन वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में ऐसा नहीं मिलता। वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में प्लेटो ही लिबरेशन की बात करते हैं, और बाकी कोई ऐसा प्रोमिनेंट थिंकर नहीं है जो लिबरेशन की बात करता हो। इसी चीज़ को हम आगे समझते हैं, जैसे ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि ह्यूमन जो बॉडी है, ह्यूमंस हैं, एक तो बॉडी आ गई, 2 पार्ट्स हैं, दूसरा सोल। जो बॉडी है वो किससे रिलेटेड है, एम्पेरिकल सेंसेस है, जैसे हमारी 5 सेंस हैं, साइट, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, टच। उसका दूसरा क्या है, रीजनिंग। सोल जो है वो किसके रिलेटेड है, रीजनिंग के। और बर्थ से पहले क्या बोलते हैं कि सोल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में, लेकिन जैसे ही बर्थ लेती है तो जो नॉलेज होता है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ के बारे में सोल को, वो डिल्यूट हो जाता है, यानी वो धुंधला पड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो वर्ल्ड ऑफ नॉलेज होता है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ का, वो इनेट है, वो हर सोल में होता है, एवरी सोल इज़ कनेक्टेड टू इट। लेकिन यही है कि वो एम्पेरिकल वर्ल्ड में ट्रैप होकर रह जाता है, यानी डिज़ायर्स की वजह से वो उस चीज़ को भूल जाता है। और बर्थ के बाद बॉडी आ जाती है और सोल। बॉडी इज़ रिलेटेड टू एम्पेरिकल सेंसेस और सोल जो है वो रीजनिंग। और जब ये इस वर्ल्ड में होती है, एम्पेरिकल वर्ल्ड में, उस टाइम पे भी उसके आत्मा में ये, यानी रूह जो होती है, सोल, उसमें डिज़ायर होती है कि वो वापस जाएगी वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में। इसी चीज़ को प्लेटो नाम देते हैं एरोस, यानी डिज़ायर ऑफ सोल टू गो बैक टू द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। इस चीज़ को समझाने के लिए वो एक
कॉन्सेप्ट देते हैं एलिगरी ऑफ केव। इसमें वो एक केव देते हैं जहाँ पे एक दीवार है, उसके आगे कैदी बांधे हुए हैं और उसके पीछे कुछ इंसान खड़े हैं जिनके हाथों में अलग अलग चीज़ें हैं और उसके ठीक पीछे एक आग है यानी लाइट है। तो इस लाइट की वजह से जो शैडो पड़ रहे हैं इसके सामने दीवार पे, ये जो है इनके हाथों में बेड़ी हैं और यहाँ पे ये सिर्फ इन्हीं को देख पा रहे हैं। ये जो बेड़ियाँ हैं ये क्या बता रही हैं, जो एक रिस्ट्रिक्टेड विज़न है, यानी इनको जो दिख रहा है इसी को वो सच मान के बैठे हुए हैं और उनको ये पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है, यानी जो रियल में क्या है। इन्हीं में से एक दिन एक इंसान क्या होता है, यहाँ से उसकी बेड़ियाँ खुलती हैं, यानी कि बाहर आता है देख के, जब उसको एक देखता है कि यार ये तो सिर्फ शेडोज़ हैं, रियलिटी तो कुछ और है। और वैसे ही वो इंसान बाहर आता है और देखता है कि यार रियलिटी तो कुछ और ही थी, अंदर तो मैं शेडोज़ को ही सच मान रहा था, रियलिटी तो कुछ और है। तो ये इंसान वापस आके इनको बताता है कि भाई रियलिटी कुछ और है। लेकिन ये लोग जो बाकी वाले थे ये इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो इसी को बेवकूफ़ मानने शुरू हो जाते हैं। और ये सारे एक दिन मिल के बोलते हैं कि भाई ये बेवकूफ़ है, ये गलत है, ये पागल है, इसको मार दो, यही एक सोल्यूशन ही तो ये हमें तंग करता रहेगा। और वो एक दिन इसको मार देते हैं और यही कहानी का अंत हो जाता है, जैसे सोक्रेटिस को मारा जाता है। उसके बाद जो इनकी थ्योरी ऑफ आइडियाज़ में जो मेन जो कॉन्सेप्ट समझने वाला है वो यही है कि उन्होंने एक एग्जिस्टिंग या ऐसे डाइकोटोमी ऑफ एग्जिस्टेंस की बात की, यानी कि पूरा जो यूनिवर्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स और दूसरा वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। और जो वर्ल्ड ऑफ रियलिटी है जिसमें आज हम जी रहे हैं वो एक कॉपी, इम्परफेक्ट कॉपी है किसकी, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ की या फिर वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स की। और अगर हमें फिर से वहीं जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, और वो कैसे डेवलप होगी, थ्रू द मेथड ऑफ डायलैक्टिक्स। इसी चीज़ को एक अलग तरीके से समझा जाए तो हम कहते हैं, प्लेटो कहते हैं कि जैसे हमारे पास एक चेयर है, एक चेयर 2 3, ये हमारे पास 4 चेयर्स हैं, इसकी शेप अलग है, और ये दूसरी चेयर है इसकी शेप अलग है, और वैसे ये एक अलग चेयर है, इसकी भी शेप अलग चेयर है। तो बोलते हैं कि ये चेयर है, ये अलग, इसकी अलग चेयर है, इसका कलर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, यानी शेप भी अलग है। लेकिन इन सब में एक चीज़ तो कॉमन है, जो क्या, एक चेयरनेस। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है चेयरनेस। यानी कि एक आइडिया होगा कि चेयर है वो किस काम आती है, बैठने का काम आती है। तो ये हैं तो डिफरेंट हैं, यानी इसकी ये कॉपीज़ हैं, है तो चेयर की, ये भी चेयर है, ये भी चेयर, ये भी चेयर, ये भी है, लेकिन इन सब में कॉमन क्या है, आइडिया बिहाइंड ये जो सारी चीज़ें इनके पीछे भी कोई आइडिया होगा, वो है चेयरनेस। जैसे हमारे पास एक रेड एप्पल है, और उसके बाद जो रेड ऑरेंज, रेड चेयर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इन सब में कॉमन है रेड। तो इसमें जो रेड तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इसके पीछे आइडिया है, जो आइडिया बिहाइंड रेडनेस, तो ये रेडनेस है, ये एग्जिस्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं कि जो भी चेयर है, जो टेबल है, बुक्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ये क्या है, एक इम्परफेक्ट कॉपी है, यानी शेडो है किसका, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ का। यानी कि इस चेयर की जो परफेक्ट पीस होगा, यानी ये इम्परफेक्ट कॉपी है तो परफेक्ट भी कुछ होगा, तो वो परफेक्ट कहाँ एग्जिस्ट करता है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे नोट्स हैं। प्लेटो, प्लेटो में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक थी उनकी, रिपब्लिक। उसके बाद स्टेट्समैन एंड द लॉज। रिपब्लिक सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद
रिपब्लिक में वो बहुत एक आइडियल स्टेट की बात करते हैं। और मेथड कौन सा यूज़ किया, डिडक्टिव। और जो स्टेट्समैन एंड द लॉज जो बुक है यहाँ पे वो प्रैक्टिकल हो जाते हैं, यानी जो एक्चुअल स्टेट है या फिर जो ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं। और जो मैथडोलॉजी कौन सी यूज़ की है प्लेटो के द्वारा, डिडक्टिव, डायलेक्टिक, एनालिटिकल, टेलीलॉजिकल, एनालॉजी, हिस्टोरिकल मेथड, उसके बाद इंडक्टिव मेथड। तो ये सारे मेथड्स हैं जो जब हम सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे, जैसे आइडियल स्टेट, थ्योरी ऑफ जस्टिस, मेटल ऑफ मिथ्स यानी सोल थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, आइडियाज़ जो हम आज पढ़ने वाले हैं, तो उसके बाद ईजी हो जाएगा समझना जो मैथडोलॉजी क्या है, जो डिडक्टिव मेथड क्या है, डायलेक्टिक क्या है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे प्रोफेसर मैक्सी वो कहते हैं कि जो भी प्लेटो के वर्क्स हैं वो सोक्रेटिस से ही लिए हुए हैं, यानी जो सोक्रेटिस थे यानी सोक्रात जो गुरु थे प्लेटो के, तो जो उनकी टीचिंग्स हैं जो वहाँ से उन्होंने सुना देखा, तो वही चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं और उन्हीं चीज़ों को बताया हुआ है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इन द प्लेटो सोक्रेटिस लिव्ड अगेन। उसके बाद सेबिन वो कहते हैं कि रिपब्लिक केम इन फॉर्म ऑफ हिज मास्टर डॉक्ट्रिन दैट वर्च्यू इज़ नॉलेज। बोलते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ा गुण है, यानी वर्च्यू इज़ नॉलेज। उसमें उसके बाद सोक्रेटिस से क्या सीखते हैं प्लेटो, बोलते हैं कि पब्लिक जो है वो इल है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए हमें उसके मास्टर्स को ठीक करना पड़ेगा, यानी रूलर्स को। इसलिए वो बात करते हैं फिलोसफर किंग की, पढ़ा लिखा एनलाइटेंड पर्सन वही रूल करेगा। क्यों करेगा, वो एक आइडियल स्टेट या फिलोसफर किंग का जो कॉन्सेप्ट है उससे पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जो थ्योरी ऑफ आइडियाज़, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स हैज़ ए प्राइम प्लेस इन प्लेटोज फिलोसफी। जो भी नॉलेज, साइकोलॉजी, एथिक्स, स्टेट को समझा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी के टर्म्स में। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एफ आइडियाज़ टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका मैं एडियोस इज सो इंटरलेटेड टू हिज थ्योरी ऑफ नॉलेज दैट दे कैन बी अंडरस्टूड टुगेदर। बेसिस क्या है इस थ्योरी के, थ्योरी ऑफ आइडियाज़ या थ्योरी ऑफ फॉर्म के, थ्योरी ऑफ नॉलेज या थ्योरी ऑफ सोल। यानी जैसे हमने समझा कि टू वर्ल्ड्स हैं, एक क्या है मटीरियल यानी फिजिकल, एक है स्पिरिचुअल। तो जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं यानी वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स की, तो वहाँ पे सोल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो उसके बाद जब वो मटेरियल वर्ल्ड में आती है यानी कि एम्पेरिकल वर्ल्ड में, तो वहाँ पे सोल का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो सोल के बारे में क्या बोलते हैं कि सोल की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, रीज़न, स्पिरिट, करेज यानी पैशन एंड एपिटाइट। ये तीन चीज़ें हर सोल में होती हैं। और जिस सोल में रीज़न डोमिनेट करता है उसको बोलते हैं गोल्डन सोल। उसके बाद जिसमें स्पिरिट या फिर करेज होता है उसमें सिल्वर सोल। उसके बाद जिसमें पैशन या फिर एपिटाइट होता है उसमें कॉपर। तो इस बेस पे वो सुपीरियर या फिर इन्फीरियर सोल्स को बताते हैं। और जो कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं मिथ ऑफ मेटल्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद थ्योरी ऑफ नॉलेज में क्या बोलते हैं कि वर्च्यू इज़ द नॉलेज, यानी ज्ञान ही गुण है। तो ज्ञान, लेकिन किस चीज़ का ज्ञान, नॉलेज ऑफ गुड लाइफ। फिलोसफर की यही एक यानी चाहे वो प्लेटो हो चाहे सोक्रेट्स हों, तो यही एक एम रहती है कि एक अच्छी लाइफ कैसे जीनी है। तो ये बोलते हैं कि कैसे जी सकते हैं हम नॉलेज के द्वारा। और नॉलेज कैसे आएगा, थ्रू लिसनिंग ऑफ सोल। तो सोल ही हमें बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हर सोल में रीज़न होता है। ये अलग बात है कि कईयों में रीज़न डोमिनेट करता है और कईयों में नहीं करता। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में होता है तो एक नॉलेज होता है, वो एक इन्नेट है, यानी हर सोल में है। जब वो बर्थ लेता है, जब एम्पेरिकल वर्ल्ड में आता है वो भूल जाता है, लेकिन फिर भी उसको ये याद रहता है कि मुझे वापस वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में जाना है। तो इसलिए बोलते हैं कि रीज़न को इनकलकेट कैसे करना है, कैसे उसको बढ़ाना है, डोमिनेट कैसे कर सकता है वो, थ्रू डायलेक्टिक्स। टीचर्स के साथ बात करो, लोगों के साथ डिबेट्स करो, लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होगी। और इस रीजनिंग से धीरे धीरे क्या होगा, जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जैसे ही हमारी लॉजिकल रीजनिंग आएगी, हमें डिबेट्स डिस्कशंस से, उसके बाद क्या होगा, जो हमारा ओपिनियन होगा, हमारी एक सिंगल आर्ग्यू, हम खुद में ही सोच के बैठेंगे यही सच्चाई है और हम उस पर बात नहीं करेंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं सुनेंगे, तो वो एक ओपिनियन ही रह जाएगा। और जब ये सारी चीज़ें डिबेट में आती हैं, खुल के आती हैं, हम काउंटर आर्ग्यूमेंट सुनते हैं,
तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो ओपिनियन होता है वो नॉलेज में बदल जाता है। और जैसे ही ओपिनियन नॉलेज में बदल जाता है, यानी कि सोल आपकी जो है वो एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ की तरफ बढ़ रही है। और यही एक मेथड प्लेटो बताते हैं। इसलिए वो कहते हैं फिलोसोफर जो किंग है वही रूल करने लायक है, क्योंकि वही लोगों की अच्छाई के लिए काम कर सकता है, क्योंकि वो उसके पास क्या है, सुप्रीम सोल है। वो सब जानता है कि इस वर्ल्ड और जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है उसमें क्या डिफरेंस है। ये कॉन्सेप्ट्स, ये नॉलेज या फिर सोल, ये दिए क्यों थे? क्योंकि उस टाइम पे जो सोफिस्ट थे वो प्रमोट कर रहे थे किसको, इंडिविजुअलिज्म और मटेरियलिज्म को। वो कहते थे कि मनी और पावर ही इकलौता सोर्स है हैप्पीनेस का। और उस टाइम पे बहुत ही करप्ट सोसाइटी थी और इस चीज़ का इम्पैक्ट रहा है इनकी फ़िलासफ़ी पे। नॉलेज के दो करैक्टरिस्टिक्स हैं, बोलते हैं कि सर्टेन है और इनफेलिबल। नॉलेज जो है वो फिक्स रहता है, परमानेंट रहता है, अनचेंजिंग, आइडेंटिफाइड विद द रिलम ऑफ आइडियल एज अपोज टू फिजिकल वर्ल्ड विच इज़ सीन एज इट अपीयर्स। बोलते हैं जो नॉलेज है फिक्स है, वो परमानेंट है और चेंज नहीं होता। और वो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, रिलम ऑफ आइडियल यानी वर्ल्ड ऑफ आइडिया से, एज अपोज टू फिजिकल वर्ल्ड जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं। वो क्या है, वो जो हमें दिख रहा है ऐसा वो है। और वो क्या है, इम्परफेक्ट, चेंजिंग और इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स, यानी वो चेंज होता रहता है। फॉर्म, आइडिया, नॉलेज, ये किससे बना है, ये जो आइडियल है, जो हमें अपीयर क्या हो रहा है हमारी आँखों को, यानी सेंसेस को, वो क्या है एक्चुअल में जो है दिख रहा है। इतना पढ़ने के बाद आई होप ये जो आइडियल, फॉर्म, नॉलेज और जो एक्चुअल अपीयरेंस और ओपिनियन में डिफरेंस पता चल गया होगा। ये सारी चीज़ें आती है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, और ये सारी चीज़ें जैसे एक्चुअल, अपीयरेंस, ये ओपिनियन, ये आती है एम्पेरिकल वर्ल्ड, यानी जो वर्ल्ड ऑफ जो रियलिटी जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं। जो हमने देखा अभी कि थ्योरी ऑफ आइडियाज़ यानी फॉर्म, नॉलेज, इसको समझाते हैं वो थ्रू इमेज ऑफ डिवाइडर लाइन या फिर मिथ ऑफ केव, एलिगरी केव। इसमें वो बोलते हैं कि ओपिनियन क्या है और नॉलेज क्या है। क्लेम्स, असर्शंस अबाउट फिजिकल वर्ल्ड आर ओपिनियन। जो भी हमारे क्लेम्स हैं फिजिकल वर्ल्ड के रिगार्डिंग, वो क्या है, वो क्या है, क्लेम्स हैं। और वो किस में आते हैं, ओपिनियन में। एग्जांपल जैसे ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीज़ें, तो ये एक ओपिनियन है। नॉलेज क्या हो गया, अवेयरनेस होना, अवेयरनेस इज़ नॉलेज। अवेयरनेस क्या है, नॉलेज है, बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न इन्वॉल्व। जहाँ पे रीज़न इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, नॉलेज। जैसे हमने देखा कि ओपिनियन में क्या आता है, ब्यूटीफुल थिंग्स, और इधर हम अगर बात करें नॉलेज में कि ब्यूटी है क्या, उस चीज़ का पता होना क्या है, नॉलेज। मिथ ऑफ केव, इसमें वो कॉन्सेप्ट देते हैं, उसे बताते हैं कि जैसे केव है, यहाँ पे वो शेडोज़ बन रहे हैं, ये जो जिनको बांधा हुआ है चेन से, तो यहाँ पे जो सनलाइट आ रही है, जो भी लाइट आ रही है, इनको इस लाइट की वजह से जो शेडो दीवार पे दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं जो वाल है उस पर जो शेडोज़ हैं वो क्या, केव किसका सिंबल है, इग्नोरेंस का। यानी केव में है वो सारे, अंधकार में, उनको रियलिटी का पता नहीं, यानी वो इग्नोरेंट है। और जो सन है वो रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, एनलाइटमेंट को, यानी आइडियाज़ को, फॉर्म्स को। बोलता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं चेन डीप बंधे हुए हैं, उनकी जो विज़न है रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि उनको एक्चुअली में पता नहीं है कि जो वॉल पे जो शेडोज़ दिख रहे हैं उसके अलावा भी कुछ और है। कैन सी ओनली शेडो, सिर्फ शेडो देख सकते हैं। और अपीयरेंसेस, जो हमें, यानी बात वही है कि जो हमारे एम्पेरिकल सेंसेस, जो 5 सेंसेस हैं, जो वो देख सकती हैं, वो उनको वो वही उसी में बिलीव कर रहे हैं, उसके अलावा वो किसी को नहीं जानते। ब्रेकिंग चेन्स टू सी द रियल, जब उनकी चेन्स जो है ब्रेक हो जाएंगी, उनको सच्चाई का पता चलेगा और असली जो वर्ल्ड है वो देख सकते हैं। अपीयरेंसेस टू फॉर्म थ्रू डायलेक्टिक्स, और अपीयरेंसेस से फॉर्म की तरफ कैसे जा सकते हैं, यानी ओपिनियन से नॉलेज की तरफ कैसे जा सकते हैं, थ्रू डायलेक्टिक्स, यानी कैसे, रीज़न से। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलते हैं, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड ओपिनियन, नॉलेज एंड अपीयरेंस, एज देयर इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल विज इनविजिबल एंड फिजिकल या फिर विजिबल वर्ल्ड। उसके बाद फॉर्म इज़ अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ अपीयरेंसेस, जो भी फॉर्म है यानी वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में जो एग्जिस्ट करता है वो क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है ऑफ अपीयरेंसेस। एक्चुअल वर्ल्ड कैन अटेन, जो आइडियल वर्ल्ड, जो एक्चुअल में वर्ल्ड है वो अटेन कर सकता है किसको, आइडियल वर्ल्ड को। नॉलेज कैन रिप्लेस ओपिनियन एंड इज़ अटेनेबल, नॉलेज अटेनेबल है और किसको रिप्लेस करता है, ओपिनियन को। विजुअल वर्ल्ड जो है वो एक शेडो है रियल वर्ल्ड का। वट अपीयर्स टू बी इज़ नॉट द फॉर्म बट फॉर्म ऑफ फॉर्म्स, जो हमें दिखता है वो एक
फॉर्म नहीं है बट कि वो फॉर्म है किसकी, फॉर्म्स की। यानी जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो एक फॉर्म तो है, लेकिन किसकी, फॉर्म ऑफ फॉर्म्स। एक्चुअल में क्या है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, इसकी एक फॉर्म है वो। फॉर्म्स आर अरेंज्ड हायरार्किकली। सुप्रीम फॉर्म इज़ द फॉर्म ऑफ गुड। जो सुप्रीम है वो क्या है, गुड की फॉर्म है। आइडिया ऑफ गुड रिप्रेजेंट्स मूवमेंट इन डायरेक्शन ऑफ अटेनिंग द गुडनेस। उसके बाद सबसे मेन जो हमने जो भी समझा इसको अप्लाई करना है, क्योंकि हमें लिखने के मार्क्स मिलेंगे। जो वर्डिंग है, जो एक सब्जेक्ट लैंग्वेज, तो क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाएंगे, जैसे रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडियाज़। इस चीज़ को कैसे हमने वर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं, जो हमने पढ़ा, थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ सोल, मिथ ऑफ मेटल्स, एलिगरी ऑफ केव, या फिर एक्चुअल जो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ हमने समझा, टू वर्ल्ड्स, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, एम्पेरिकल सेंसेस, वो यहीं यूज़ करने हैं। तो यहाँ से हमें पता चलना चाहिए कि रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडियाज़। जो रियलिटी है वो क्या है, शैडो है किसका, आइडियाज़ का। यानी कि आइडियाज़ प्राइमरी हैं, उसके बाद क्या आता है, जो है फिजिकल वर्ल्ड। यानी आइडियाज़ ही सबसे पहले हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आइडिया इज़ द परफेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ फिजिकल। सेम चीज़, जो आइडिया है वो एक परफेक्ट मैनिफेस्टेशन है किसकी, फिजिकल फॉर्म की। जो हमें फिजिकल जो मटेरियल चीज़ें दिख रही हैं, ये एक मैनिफेस्टेशन है किसकी, एक आइडिया की। आइडिया इज़ द परमानेंट नेचर। यही चीज़ की आइडिया परमानेंट नेचर है। ये कोट्स हैं प्लेटो के, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। अनएग्जामिन्ड लाइफ यानी रिस्ट्रिक्टेड विजन, चेन डीप, जो हम बंधे हुए हैं, हम इग्नोरेंस में हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एग्जामिन करनी चाहिए, तभी हमारी जो लाइफ है एक अच्छी लाइफ होगी, गुड लाइफ होगी। गुड लाइफ क्यों, क्योंकि एक पर्पस ही क्या है फिलोसफर का, वो क्या है, गुड लाइफ कैसे जीना। तो तभी वर्थ लिविंग। हम अगर इग्नोरेंस में रहेंगे तो एक लाइफ जो है वो वर्थ लिविंग नहीं होगी, यानी वो अनएग्जामिन्ड लाइफ होगी। तो जो सारी हमने कहानी पढ़ी, इतनी कॉम्प्लेक्स टॉपिक की, ये सारी काम तभी आएगी जब उनको आप वर्ड्स में लिख पाओगे। ओके।